हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर रहेगी तो उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या क्या मैग्नेटिक फोर्स निकलने वाला है, कितना मैग्नेटिक फोर्स निकलने वाला है, उसकी डायरेक्शंस, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक्स में हमारे पास वही करंट कैरिंग वायर्स रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की रहेंगी और उनके वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कितना मैग्नेटिक फील्ड उनकी वजह से निकलने वाला है, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बायोट सावर्ट्स लॉ, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल आपका लॉ है। तो इसे स्टार्ट करते हैं पहले। और जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम्स लॉ पढ़ा है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट में इसको आप कूलाम्स लॉ की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं कि बायोट सावर्ट्स लॉ एक तरीके से कूलाम्स लॉ ही है आपका मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक कोई भी रैंडम वायर ले लेंगे। मान लीजिए ये कोई वायर हम लोगों ने ले लिया, इसको मैंने नेम कर दिया x, इसको नेम कर दिया y, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है I। और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पे हमें, मान लीजिए वो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू फाइंड आउट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोलाम्स लॉ होता है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का ये कोलाम्स लॉ है। कोलाम्स लॉ अगर आपको याद हो तो एक कंडीशनल लॉ है कि आपके चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए और क्या होना चाहिए था उसमें, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। तो वो कंडीशनल लॉ है, तो ये भी एक कंडीशनल लॉ है। इसमें क्या कंडीशन लगेगी कि आपको कोई करंट एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। अगर आप करंट एलिमेंट चूज नहीं करेंगे तो आप इसको प्रॉपरली नहीं लगा पाएंगे। और करंट एलिमेंट क्या होता है बच्चों, आपका करंट एलिमेंट होता है एक तरीके से देखा जाए करंट और जो वायर की लेंथ रहेगी, छोटी सी लेंथ, उसका एक तरीके से प्रोडक्ट है। इसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कौन देगा, जो करंट की डायरेक्शन होता है वही देगा। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पहले एक करंट एलिमेंट चूज कर लेंगे कि ये आपका एक, मान लीजिए करंट एलिमेंट हो गया, इसकी लेंथ कितनी है dl, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I। तो ये आपका करंट एलिमेंट हो गया। और करंट एलिमेंट मैंने कैसा क्वांटिटी बताया बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी बताया है। इसके डायरेक्शन क्या रहेगी, जिधर करंट की डायरेक्शन जा रही है तो इसकी डायरेक्शन इधर की साइड है। इसकी वजह से इस करंट एलिमेंट से और पॉइंट का हमको लेंथ लेना पड़ेगा, मान लीजिए डिस्टेंस लेना पड़ेगा, सॉरी। और ये डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए r है, ये पोजीशन वेक्टर की तरह भी आप इसको ले सकते हैं। और एंगल कितना है बच्चों, इसका थीटा है। ठीक है। तो अब हमने जब करंट एलिमेंट छोटा लिया है तो इसकी वजह से जो फील्ड रहेगा, इसमें एक चीज और समझने वाली है कि ये हमने डायग्राम में थोड़ा बड़ा बना के दिखाया है, अदरवाइज ये बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं। बस आप लोगों को समझाने के लिए ना कि करंट एलिमेंट होता है, उसको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रखा है। अदरवाइज इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होते हैं। तो जब ये करंट एलिमेंट बहुत छोटा है तो एक तरीके से मैग्नेट की तरह समझे, करंट कैरिंग वायर्स को पहले भी हमने बताया कि आप एक क्या आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैग्नेट का लेंथ छोटा है तो कम मैग्नेटिक फील्ड आपको जनरेट करके देगा। अगर बच्चों मैग्नेट आपका मैग्नेट ही बड़ा है तो फिर वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको बना के देने वाला है। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट स्मॉल है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी स्मॉल ही जनरेट होगा। तो उसे मैं dB से लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा, ये कितना करंट फ्लो कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा ये फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट एलिमेंट की लेंथ के। ये भी मैंने आपको बता दिया, मैग्नेट अगर आपका कम लेंथ का है तो कम फील्ड देगा, अगर मैग्नेट आपकी ज्यादा लेंथ का है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देगा। एक ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिस्टेंस के स्क्वायर पर। ये पॉइंट अगर हम क्लोज लेके आएंगे तो फील्ड ज्यादा लगेगा और दूर लेके जाएंगे तो आपका फील्ड कम लगेगा। एक जो एक फैक्टर और आता है बच्चों इसमें, कौन सा आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा साइन थीटा के। यानी इस एंगल पे बहुत डिपेंड करेगा, डीएल और आर के बीच में जितना भी एंगल रहेगा
इस पे ये डिपेंड करता है कि कितना फील्ड लगने वाला है। आपने देखा होगा कि नहीं तो बता देते हैं कि वायर जो रहेगा ना, करंट कैरिंग वायर, इसके ऊपर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इसके ऊपर इसके एक्सिस के ऊपर, ये आगे भी देखेंगे हम, आप वैसे भी जान लीजिए। करंट कैरिंग वायर में हमेशा जो फील्ड रहता है इसके परपेंडिकुलर रहता है, वो भी सर्कुलर फॉर्म में रहता है। तो जितना एंगल बढ़ेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए ये हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, साइन थीटा के। इन फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, यहाँ पे के लिख देते हैं बेटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर ऐसा यूनिट में बात करें कि आपका जो ये सेटअप है एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा हुआ है, देन आपका के का वैल्यू जो रहेगा एसआई में कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और जिसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या फिर आप इसको और लिख सकते हैं 10 का पावर -7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ये फ्लक्स वाले फॉर्मूले से आया है। ओके, इसको पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो एक फॉर्मूला तो बच्चा आपका ये बन गया। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं, साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो डीबी के ऊपर मेरे को वेक्टर लगाना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल के ऊपर वेक्टर लग गया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। साइन हटाने पे क्रॉस आएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लगाना पड़ेगा, और 1 के लिए मैंने ले लिया बच्चा यूनिट वेक्टर आर स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एज यूनिट वेक्टर आप लोगों को पता है कि कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो बनेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आ गया। लेकिन ये आया है सिर्फ इस करंट एलिमेंट की वजह से, और हमें निकालना है पूरी वायर की वजह से। तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, डीबी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, और इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर क्यूब विद इन प्रॉपर लिमिट्स, यू कैन फाइंड इट आउट। तो ये आपका वायर एक्स वाई की वजह से आया है, ड्यू टू वायर एक्स वाई। ये किसकी वजह से था, करंट एलिमेंट की वजह से था। ओके, अब इसमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या निकलेगा, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास क्या है, आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो पहला वेक्टर बच्चा ये है, और दूसरा वेक्टर क्या है ये, और इनका रिजल्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो लगाओ राइट हैंड थंब रूल। पहला वेक्टर क्या है, डीएल, डीएल की डायरेक्शन कौन देता है, करंट, करंट किधर जा रहा है मेरा, ऊपर, तो हाथ मेरा ऐसे हो गया बिल्कुल स्ट्रेट। और दूसरा वेक्टर क्या है, आर, आर मेरा इधर है, तो पाम मेरे को इधर करनी पड़ेगी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। कर्ल योर फिंगर्स, फिंगर्स को घुमाओ, रेज योर थंब, अंगूठा किधर गया बच्चा, अंदर की साइड गया। अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और बाहर मेरा जेड एक्सिस आएगा, तो अब मेरा थंब किधर गया, अंदर की साइड गया, तो इसका मतलब अंदर की साइड कौन सा एक्सिस होता है, -z। तो यूजिंग राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड in this situation is perpendicularly inward to the plane of paper। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा
इसका टोटल अगर मैं मैग्नीट्यूड बी नॉट मान लेते हैं बी नॉट, सब कुछ सॉल्व करने के बाद बी नॉट आएगा तो डायरेक्शन आएगी माइनस के कैप। ये कहानी इसकी हो गई। इसमें डायरेक्शन को समझने के लिए हम एक तरीका और ले सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक टेबल फॉर्म बनाया है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए इसको एक टेबल फॉर्म ले लिया। ओके, इधर ले लिया, इसकी ये लेग्स बना लूं, और इधर बेटा एक वायर हम लोग मान लेते हैं, और इस वायर में करंट जा रहा है ऊपर की साइड। ठीक है, इसका प्लेन समझने के लिए ये आप समझ रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। मान लो अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया क्या ये? ओके, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। लो अभी ठीक है, चलो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो ये इधर है, वायर ऊपर है, तो ऐसा होगा, थंब किधर गया, अंदर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इसके अलोंग आएगी ऐसे। ठीक है, और अगर ये वाला पॉइंट ये तो बिल्कुल अंदर है, इस पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ जाए तो ऐसे करना पड़ेगा हाथ, ऐसे। अभी कैसे था, ऐसे था, ये एक्स एक्सिस पे था, और अगर मैं वाई एक्सिस ऊपर लूंगा तो ये वाला मेरा माइनस जेड है, ये वाला लाइन। तो अब मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, थंब मेरा इधर आएगा, तो इस पे फोर्स आएगा मेरा इधर। ठीक है, और अगर मैंने पॉइंट इधर ले लिया तो अब मेरा करंट ऊपर जा रहा है और पॉइंट मेरा इधर है, तो पाम इधर होगी, आप ऐसे करो थंब बाहर आएगा। तो इस पे भाई लोग आपका इस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा। और अगर मैं इधर निकालने के लिए बोलूं तो अभी ऐसे आएगा, है ना, इधर, इस पे आ जाएगा इधर। इस पे अगर निकालने के लिए बोलूंगा तो ये इधर जाएगा, ऐसे इस पे निकालने के लिए बोलूंगा तो ये इधर जाएगा, इस पर निकालने के लिए बोलेंगे तो ये इधर जाएगा, इस तरीके से थोड़ा तिरछा होता जाएगा, तो ये एक तरीके से सर्किल बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों, ये सर्किल, देखो ऐसे, इस पे तो अंदर हो गया, इस पे बाहर हो गया, इस पे इधर हो गया, इस पे इधर हो गया। अब ये टेंजेंट ड्रॉ करते जाएं, समझ रहे? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वो थंब की डायरेक्शन करंट की, ये फिंगर्स की डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और आपके सीबीएसई बोर्ड में आ भी रखा है। क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट डेल्टा एक्स, कोई एलिमेंट है, और डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. Okay. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? Distance दे रखा है 0.5 मीटर एंड डेल्टा एक्स दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई जी बना लेते हैं पहले तो। ये एक्स हो गया, ये वाई, और बाहर की तरफ, अब इसको बाहर तो नहीं बना सकते, थोड़ा तिरछा ही बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया जी, और ये इसके पीछे वाला माइनस जेड हो गया। ओके, इसने बोला करंट एलिमेंट है डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, तो करंट एलिमेंट जो है मेरा वो आई कैप यानी एक्स एक्सिस पे है, और ओरिजिन पे बोला है इसने कि एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे रखा है बेटा ऐसे, ये लगा लो, इसको मान लो आप, ये वाला जो है आपका कितना है, डेल्टा एक्स है। ओके, उसके बाद इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में जो करंट है वो 10 एम्पियर है। ओके,
व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मेरा ऊपर है और कितनी डिस्टेंस है 0.5, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला, इसे पॉइंट पी मान लेते हैं और इसकी डिस्टेंस कितनी है 0.5 मीटर, ये है। तो अब तो ये सिंपल हो गया। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला आइडियल साइन थीटा वाला लगा लिया। देखो करंट जा रहा है इधर, डीएल इधर है करंट एलिमेंट और पॉइंट इधर है, तो इनका एंगल कितना हो गया 90, तो थीटा का वैल्यू तो भाई लोग हो गया 90 डिग्री। मेरे पास फॉर्मूला था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू तो आ जाएगा 10⁻⁻⁷, आई का वैल्यू आ जाएगा बच्चा 10, और डीएल कितना दे रखा है मेरे को, अच्छा ये है डीएल आपका, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर, -2 मीटर, तो यह आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो ये लगा दो यहाँ पे 10⁻⁻2, और थीटा कितना है बेटा 90, साइन 90, और डिस्टेंस कितना लिया है उसने 0.5 मीटर, 0.5 मीटर को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो मैं 1/2 लिख देता हूँ। तो कितना आएगा ये साइन 90, तो 1 हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 2 पर चला गया। अच्छा इसका स्क्वायर है, इसका भी क्या है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 ऊपर चला जाएगा। अब इधर देखो ये 9 साइन 91, 7 और 2 9, 9 में से 1 गया 8, तो 10⁻⁻8, और ये मैग्नेटिक फील्ड निकला है, इसको टेस्ला बोल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे यूनिट टेस्ला होता है। अब बात आती है डायरेक्शन की, डीएल किधर इधर, आर किधर इधर, तो ये आएगा बाहर, बाहर कौन सा एक्सिस है के कैप, तो ये आ जाएगा इधर आपका, अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक मतलब डायरेक्शन बना दो तो के कैप। बाकी आप इससे भी निकाल सकते हो, आर तो मेरा जो हो जाएगा, अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगाऊं तो ये जे कैप का लॉन्ग हो जाएगा ना। ओके, इधर अगर मैं रखूं डीएल की जगह, डीएल मेरा क्या है आई कैप है, और आर मेरा क्या है जे कैप, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा के कैप आएगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो बच्चों ये आज का टॉपिक था, आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आया हो। प्लीज शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।